चलिए आज से हम लोग सेल का थ्योरी स्टार्ट करने चल रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे, यानी कि सेल थ्योरी पिछले क्लास में आपको बताया गया था सेल क्या है, उसके बारे में जनरल बातें हम लोग कर लिए हैं। आज सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेल का थ्योरी किसने दिया था, यानी कोशिका का सिद्धांत। चलिए अब यहाँ से हम लोग एक एक करके इन सभी बातों को समझते चलेंगे। सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान जो थे, इन्होंने फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, यानी कोशिका के सिद्धांत को किसने दिया था। एक स्टार पॉइंट करके आपको हेडिंग डालना है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मतलब होता है कोशिका का सिद्धांत, ठीक है। हेडिंग डालेंगे कोशिका का सिद्धांत या कोशिका सिद्धांत, ठीक है। अच्छा, कोशिका के सिद्धांत को किसने दिया था? तो अगर हम लोग बात करें कोशिका के सिद्धांत का, तो सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान नामक दो तरह के दो वैज्ञानिक आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पे दो वैज्ञानिक है, एक है स्लाइडेन साहब जो मूछ रखे हुए हैं, और एक है स्वान साहब, बेचारा मूछे कटवा लिया है। अच्छा, यहाँ पे स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी को दिया था, यानी कि कोशिका के सिद्धांत को दिया था, ठीक है। दो वैज्ञानिक यहाँ हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कोशिका के सिद्धांत को किसने दिया था, तो क्या बोलिएगा? कोशिका के सिद्धांत को स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मैथियस स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में देखा कि प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी पौधे कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। अब यहाँ दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मिलकर सेल के थ्योरी को दिया था, एक थे स्लाइडेन और दूसरा थे स्वान। ऐसे आपको याद रखना है बाबू, स्वान का मतलब होता है हंस, और हंस जो है एक तरह का एनिमल है, प्लांट नहीं ना है, एनिमल है। अच्छा, अगर हंस एनिमल है, इसका मतलब कि थियोडोर स्वान जो थे यह एक जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। अच्छा, ये मैथियस स्लाइडन जो थे ये क्या थे? एक बोटेनिस्ट थे। तो बोटेनिस्ट का मतलब होता है वनस्पति विशेषज्ञ, और ये जंतु विशेषज्ञ थे स्वान साहब। जंतु विशेषज्ञ का मतलब होता है जो जंतुओं के बारे में विशेष बातें बताएं, यानी जंतुओं पे जो रिसर्च जिनका होता हो। इसलिए बोटनिस्ट थे, वनस्पति विशेषज्ञ थे, इसलिए पौधा के बारे में स्लाइडेन साहब का कहना था कि 1838 ईस्वी में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, देखा कि पौधे जितने भी होते हैं वो सब कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। चलिए ठीक है। फिर स्वान साहब क्या बोलते हैं, 1839 ईस्वी में, इनके जस्ट बाद ये बोलते हैं, इन्होंने रिपोर्ट दिया एक कि जितने भी सेल हैं, डेट सेल्स हैड अ आउटर थिन लेयर। अब देखिए यहाँ जैसे आउटर थिन लेयर की बात कर रहे हैं, यानी बाहरी कोशिका का परत होता है, यानी क्या बोला गया है? सेल हेड। कौन सा सेल? तो इसे अभी समझिएगा आप लोग, तुरंत पता चलेगा ये एनिमल सेल है। क्यों? क्योंकि ये जिस आउटर लेयर की बात किए थे वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली। ये एनिमल में होता है, ये प्लांट में नहीं होता है। और प्लांट में सेल वाल होता है, कोशिका भीति होता है, लेकिन एनिमल में सेल वाल नहीं होता है, कोशिका भीति नहीं होता है। हम लोगों में एनिमल में सेल वाल नहीं होगा, कोशिका भीति नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, कोशिका झिल्ली होगा, या उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कौन बताए थे? तो स्वान साहब। स्वान साहब 1839 ईस्वी में बताते हैं सेल हैड अ थिन आउटर लेयर, यानी कोशिका के बाहर एक पतली सी परत होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। ही ऑल्सो फाउंड डेट, उन्होंने ये भी पाया कि प्लांट सेल्स हैव सेल वाल, पौधों में क्या पाया जाता है? पादप कोशिका में कोशिका भीति भी पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में कोशिका भीति नहीं होता है। ये बात याद रखेंगे। ही प्रोपोज्ड अ हाइपोथेसिस, इन्होंने एक परिकल्पना को प्रस्तावित किया, इन्होंने एक परिकल्पना को दिया। एक परिकल्पना था इनका, हाइपोथेसिस था। प्रोपोज यानी कि दिए, प्रस्तावित किए कि एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। यानी ये क्या बोले कि जितने भी एनिमल है, जितने भी जंतु हैं, या जितने भी पौधे हैं, वो या तो कोशिका या कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। कोशिका का उत्पाद का मतलब क्या हुआ? जैसे एक सेल से दो गो सेल में बटा, फिर 2 से 4 सेल में बटा, 4 से 8 सेल में बटा। तो इस तरह से सेलों का जो टूटना हुआ ये क्रम से, तो ये प्रोडक्ट हो गया। एक सेल का 2 सेल में टूटना, ये दोनों इनका प्रोडक्ट है ना हुआ जी। तो यानी ये क्या बोले कि पौधे और जंतु, सभी पौधे और जंतु कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? थियोडोर स्वान
ने 1839 ईस्वी में बताया कि कोशिका में एक बाहरी परत होता है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक परिकल्पना को प्रस्तावित किया कि सभी पौधे और जंतु कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कि सेल के थ्योरी को किसने मॉडिफाई किया था। और सेल का थ्योरी ये दोनों व्यक्ति मिलकर, जैसे दोनों साइंटिस्ट के द्वारा, जैसे कौन कौन, ये स्वान तथा ये स्लाइडेन के द्वारा सेल के बारे में ये लोग अपना अपना प्लांट अलग एनिमल अलग करके बताए थे। लेकिन रुडोल्फ वर्चो साहब ने क्या किया कि इन दोनों को एक साथ मिला के उसको मॉडिफाई कर दिया, यानी उसको रूपांतरित कर दिया। और इसमें उन्होंने क्या बताया देखेंगे। रुडोल्फ वर्चो इन 1855 ईस्वी में एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। 1855 ईस्वी में रुडोल्फ वर्चो नामक एक वैज्ञानिक ने ये एक्सप्लेन किया कि, उल्लेख किया या वर्णन किया कि जितने भी कोशिकाएं हैं ये डिवाइड करती है, कोशिकाएं टूटती है, विभाजित होती है, और पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी पहले से मौजूद कोशिका से नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है। ठीक है। यानी ओमनिस सेलुला ई सेलुला एक शब्द इसके लिए वर्ड यूज किए थे। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है पूछा जाता है। ये एक स्टेटमेंट था रुडोल्फ वर्चो साहब का। रुडोल्फ वर्चो साहब ने 1855 ईस्वी में ये एक्सप्लेन किया कि नए कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही उत्पन्न होती है। इसका मतलब कोशिकाएं हमेशा निरंतर डिवाइड करते रहती है, टूटते रहती है। इसके लिए शब्द टर्म क्या बोला था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये बात याद रखना है। यानी ही मॉडिफाइड, और इन्होंने क्या किया, ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, यानी इन्होंने कोशिका के सिद्धांत को विकसित किया था, यानी रूपांतरित किया था। ठीक है, थोड़ा और डेवलप कर दिया। जैसे अब सेल थ्योरी का स्टेटमेंट क्या हो गया, कोशिका के सिद्धांत का स्टेटमेंट क्या हुआ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। यानी कि सभी सजीव कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। पहला पॉइंट, सभी सजीव, जितने भी सजीव हैं इस पृथ्वी पर, वो सभी सजीव कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। दूसरे पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। बात समझ में आया, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। कुछ समझ में आया क्या? चलिए अब उसके बाद जो है ये इनका स्टेटमेंट था। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट था, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, पहले नोट कीजिए। चलिए हिंदी लिख लेंगे। रुडोल्फ वर्चो नामक वैज्ञानिक ने, रुडोल्फ वर्चो नामक वैज्ञानिक ने 1855 ईस्वी में, रुडोल्फ वर्चो नामक वैज्ञानिक ने सन 1855 ईस्वी में, सन 1855 ईस्वी में ये उल्लेख किया कि, या वर्णन किए कि कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। क्या उल्लेख किए कि कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, और नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ब्रैकेट में लिख लेंगे ओमनिस सेलुला ई सेलुला,
ब्रैकेट में लिख लेना है ओमनीस सेलुला ई सेलुला, ओमनीस ओमनीस सेलुला ई सेलुला लिख लिए। ओमनीस ब्रैकेट में क्या लिखना है, ओमनीस सेलुला ई सेलुला। आपसे पूछा जाएगा कि ओमनीस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, बस इतना ही। न्यू सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसको नोट कर लीजिए, हो गया। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे, वे कोशिका के सिद्धांत को विकसित किए या रूपांतरित किए। वे कोशिका के सिद्धांत को, ये कोशिका के सिद्धांत को रूपांतरित किए या विकसित किए, हो गया। ये कोशिका के सिद्धांत को विकसित किए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कोशिका के सिद्धांत का कथन, यानी कि स्टेटमेंट क्या क्या है। स्टेटमेंट्स ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका के सिद्धांत का कथन, क्या क्या स्टेटमेंट है कोशिका के सिद्धांत का, हो गया। चलिए अब इनका स्टेटमेंट लिखेंगे, कोशिका के सिद्धांत का स्टेटमेंट यानी कथन कौन कौन सा है। पहला नंबर में लिखेंगे, सभी सजीव कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से बने होते हैं। सभी सजीव कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से बने होते हैं। चलिए अब लिखेंगे इसमें कोशिका के सिद्धांत का कथन। कोशिका के सिद्धांत का क्या कथन है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी सभी सजीव कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर में सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसी का स्टेटमेंट था, इन्हीं का स्टेटमेंट है इसके लिए, ओमनीस सेलुला ई सेलुला, सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, अगर कहीं आपसे कोई पूछता है ओमनीस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो गया सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। क्लियर, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। अब आगे बढ़े, चलिए, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग अब ओवरव्यू ऑफ सेल, यानी कि सेल के बारे में अब बात करेंगे, कोशिका के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी कोशिका का अवलोकन किया जाएगा, कोशिका के बारे में कुछ पढ़ा जाएगा। अब पहले जरा बोर्ड पे एक बार समझिएगा, चलिए अब एक बार इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला बात देखिए, क्या बोला गया इसमें, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, यानी कोशिका का अवलोकन करेंगे। अब यानी कोशिका के बारे में, कोशिका के समग्र अवलोकन किया जाएगा। समग्र मतलब ओवरऑल, ओवरव्यू, पूरे तरह से अब सेल के बारे में अब हम लोग बात किया जाएगा। यानी कि ऑल सेल कंटेन, मतलब सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सभी कोशिकाओं में होते हैं क्या क्या। पहला नंबर में साइटोप्लाज्म, सभी कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म होते हैं और सभी कोशिकाओं में राइबोसोम होते हैं। ये दो चीजें ऑल सेल्स कंटेन, यानी सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखिए अब ये साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका द्रव्य, यानी कोशिका द्रव्य क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, तो सुनिएगा, इट इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, यह एक अर्ध तरल पदार्थ होता है। वेयर, जहां सेलुलर एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शन अकर्स, जहां क्या होता है, कोशिकीय, जहां कोशिकीय सक्रियता, जहां सेलुलर एक्टिविटी मतलब किसी भी प्रकार का सेलुलर फंक्शन वहीं पे होता है, कोशिका का कार्य
कोशिका की जो एक्टिविटी होती है, सक्रियता जो होता है उसी जगह पे होता है। और उसके साथ ही साथ जितने भी केमिकल रिएक्शन भी शरीर में जो होते हैं वो उसी में होते हैं, कहाँ, साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, दिस कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट, और ये क्या करता है, कोशिका को जीवित अवस्था में रखने का काम करता है। तो याद रखेंगे किस कौन सा हमारे शरीर का कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है, अंगक है, अंगक है जो सेमी फ्लूइड होता है, यानी अर्ध तरल होता है। अर्ध तरल समझ रहे हैं, जेल का यूज किए हैं ना आप लोग, बाल में जो जेल लगाया जाता है वो सेमी लिक्विड होता है, अर्ध तरल होता है। जेल तो लगाते ही होइएगा, हाँ, तो सेमी लिक्विड होता है। अच्छा, उसके बाद सेमी लिक्विड यानी खखार के तरह, एकदम ना ज़्यादा गीला रहेगा ना ही ज़्यादा ये हार्ड होगा, टाइट होगा, एकदम खखार के तरह मीडियम में होगा, मुलायम में एकदम। तो ये क्या होता है, एक अर्ध तरल पदार्थ होता है, मैट्रिक्स होता है, जहां कोशिकीय एक्टिविटी यानी कि कोशिकीय सक्रियता तथा रासायनिक केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं होता है, अकर्स। दिस कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट, और यही है जिसके कारण कोशिका जीवित अवस्था में रहती है। दूसरी बात, यानी कि ये बताता है कि जिसमें साइटोप्लाज्म है मतलब कि वो क्या है, जीवित जीव है, सजीव है, निर्जीव में ये नहीं होगा। अच्छा, उसी तरह राइबोसोम है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ऑर्गेनेल को हिंदी में बाबू अंगक बोला जाता है। क्या बोलते हैं हिंदी में, अंगक। अच्छा, राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड अंगक होता है, यानी कि नॉन मतलब हो गया मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन मतलब हो गया मेम्ब्रेन रहित, मतलब झिल्ली रहित, झिल्ली रहित। बाउंड होता है मतलब झिल्ली रहित अंगक होता है जिसमें झिल्ली नहीं होता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या हुआ, झिल्ली रहित संरचना। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या हुआ, झिल्ली सहित संरचना, मतलब जिसमें झिल्ली हो। तो इसमें बाहरी झिल्ली इसमें नहीं पाया जाता है राइबोसोम में। और कहाँ पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद इन साइटोप्लाज्म फिर कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट से आप लोग को याद आएगा क्लोरोफिल, ठीक है, वहां आपको पढ़ाएंगे हरित लवक, और फिर क्लोरोफिल के बारे में आपको वहां बताया जाएगा पर्णहरित के बारे में। पर्णहरित, हरित लवक, ये सब क्लोरोप्लास्ट हो गया जो पौधों में होता है, प्लांट सेल में होता है, ये एनिमल सेल में, हम लोगों में नहीं होता है। अगर हम लोगों में ये होता है ना तो हम लोग क्लोरोफिल अगर होता तो हम लोग भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रोज भोजन पका के खाते, ठीक है। हाँ, किसी पे निर्भर नहीं रहते, तब हम लोग कमाने उमाने का कोई जरूरत नहीं था, ना हो ना हम पढ़ाते नहीं आप पढ़ते, बैठ के आराम से छत पे जाके बैठते, थोड़ा सूर्य का प्रकाश लेते और खाना बना के फिर नीचे आ जाते, खा के सोते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाया था। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि राइबोसोम किस राइबोसोम नामक जो अंगक है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पहला तो सर ये साइटोप्लाज्म में पाया ही जाता है। साइटोप्लाज्म तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अर्ध द्रव्य पदार्थ होता है, तो जितना भी अंग का सब उसी में रहेगा। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होगा ही, कोशिका द्रव्य में होगा ही। उसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे शरीर का विद्युत गृह है, हमारे सेल का, सॉरी, कोशिका का पावर हाउस है, भोजन देने का काम यही करता है, हमारे सेल को चार्ज करते रहता है बार बार। एंड ऑन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER जिसको बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर भी राइबोसोम पाया जाता है। आगे हम राइबोसोम के कार्य के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस ये सब भी होता है, प्रोटीन का निर्माण करने का भी कार्य है, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। बस इतना यहाँ बात जानना है कि साइटोप्लाज्म और राइबोसोम ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम आपको याद रखना है कहाँ कहाँ रहता है। और ये राइबोसोम क्या है, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, मतलब यह किसी भी झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, झिल्ली रहित होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट करेंगे। ये RER जो हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग को पढ़ाएंगे तब वहां पे ये बताया जाएगा। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, SER और RER। SER मतलब स्मूथ
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आर ई आर का मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ में बस इतना ही फर्क है कि ये एकदम चिकना दिखेगा और रफ वाला पे ये गोला गोला डॉट 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 डॉट, मतलब कौची होगा, ये सब कौची होता है, ये राइबोसोम में होता है। और राइबोसोम के कारण बेचारा ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रफ बन जाता है। बस समझ में आया? अच्छा, इसका मतलब सर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं होता है इसीलिए वो स्मूथ होता है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए होता है क्योंकि उस पे राइबोसोम का खुरदुरी खुरदुरी संरचना, राइबोसोम जैसा राइबोसोम उस पे होता है, खुरदुरा खुरदुरा दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए रफ हो जाता है। आगे पढ़ाएंगे SER के बारे में और RER के बारे में, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही देख नहीं रहे हैं, राइबोसोम यहाँ दिख रहा है, ये राइबोसोम है, किस पर है, यहाँ ये संरचना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, उस पर है। चलिए इसको आप लोग को नोट कर लेना है। लिखिए, सब हिंदी लिखेंगे, सभी कोशिकाओं में, लिखिए सभी कोशिकाओं में सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, बस इतना लिख लीजिएगा, सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब कौन कौन, तो पहला नंबर में सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन कौन पाया जाता है जी, तो पहला नंबर में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। पहला नंबर में क्या लिखना है, कोशिका द्रव्य। अब हिंदी एरो देकर लिखिए कोशिका द्रव्य में, पहला नंबर में कोशिका द्रव्य लिखना है, और तब कोशिका द्रव्य में हिंदी लिखना है, यह एक अर्ध तरल, यह एक अर्ध तरल मैट्रिक्स होता है, यह एक अर्ध तरल मैट्रिक्स होता है, हो गया, यह एक अर्ध तरल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, यह एक अर्ध तरल मैट्रिक्स होता है, जहां जहां कोशिकीय सक्रियता जहां कोशिकीय सक्रियता, अच्छा है कोशिकीय क्रिया तथा रासायनिक अभिक्रिया होता है, जहां कोशिकीय सक्रियता चाहे कोशिकीय क्रिया तथा रासायनिक अभिक्रियाएं, जहां कोशिकीय क्रिया तथा रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, हो गया। और अगर आप चेंज करके लिखेंगे, यह कोशिका में जीवित अवस्था में होता है, हो गया, यह कोशिका में जीवित अवस्था में होता है, हो गया, यानी कि जीवित अवस्था में होता है, जितना भी शरीर में जीवित कोशिका में जितना भी काम होता है वो सब साइटोप्लाज्म में ही होगा। नेक्स्ट एरो देकर लिखिए राइबोसोम, राइबोसोम, और राइबोसोम में लिखेंगे, लिखिए यह केंद्रक रहित, यह केंद्रक रहित, सॉरी लिख लेंगे, यह एक झिल्ली रहित अंगक होता है, यह एक झिल्ली रहित अंगक होता है, अंगक होता है जो, यह झिल्ली रहित अंगक होता है जो कोशिका द्रव्य, जो कोशिका द्रव्य, जो कोशिका द्रव्य कॉमा हरित लवक, जो कोशिका द्रव्य कॉमा हरित लवक
जो कोशिका द्रव्य कॉमा हरित लवक कॉमा माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया और शॉर्ट में ऐसे लिख दीजिए RER पर और RER पर पाया जाता है और RER पर पाया जाता है। अभी तो हम लोग रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बहुत सारा पढ़ेंगे, ठीक है। खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका, अब होता है हिंदी लिखने से अच्छा है सीधे RER पर पाया जाता है। चलिए हटा दिया जाए इसे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट पॉइंट में बस छोटा सा पॉइंट है, यहाँ देख लेना है हम लोगों को कुछ सेल के बारे में, सेल को ओवरव्यू के बारे में। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है जो बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है, बताए हैं आप लोगों को। और इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ये सब बता दिया गया है। जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, ये भी पहले से लिखवा दिया गया है। तो स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होता है जो 0.3 माइक्रोमीटर के लंबाई में होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटी कोशिका है जिसकी लंबाई कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। अच्छा, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का एग होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, बड़ी कोशिका एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जानते हैं ना जी, ये देखिए शुतुरमुर्ग का अंडा, ये बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका। अच्छा, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट अंतर होता है। लॉन्गेस्ट मतलब लंबी कोशिका, तो लंबी कोशिका जो है नर्व सेल है, यानी कि तंत्रिका कोशिका है, जो यहाँ फिगर स्लाइड में दिख रहा है आपको। ये नर्व सेल है जो सबसे लंबी कोशिका है। उसके बाद साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर, याद रखिएगा। बैक्टीरिया का जो साइज होता है ये 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। अब ये ह्यूमन के RBC का अगर हम बात करें तो इसका व्यास 7 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है, यानी व्यास होता है, डायमीटर मतलब व्यास, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे फिगर आपको सब दिया हुआ है। ये स्मॉलेस्ट सेल आपका माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा कोशिका जो है ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। उसके बाद ये सबसे लंबी कोशिका जो है नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका होता है। उसके बाद सब ये बैक्टीरिया की जो साइज होता है, बैक्टीरिया का साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। और लास्ट में मनुष्य के RBC का जो डायमीटर होता है ये 7 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। यहाँ तक क्या लिखिए इसे। हिंदी लिख लेना है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका या छोटा कोशिका कौन होता है जी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जिसका आकार साइज कितना, लंबाई कितना होता है, 0.3। अच्छा, इसको माइक्रो पढ़ते हैं बाबू, माइक्रो मीटर, मीटर लंबा, ठीक है, लंबाई बताया है इसका 0.3 माइक्रोमीटर लंबा। अच्छा, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल यानी पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होता है। हिंदी लिख लेंगे, पृथक की गई सबसे लंबी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान हो गया। पृथक की गई, आइसोलेटेड मतलब होता है पृथक यानी अलग किया हुआ, आइसोलेट। कोरोना काल में नहीं देखे थे, कोरोना जिसको हो रहा था उसको आइसोलेट करो, अलग रखो। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होता है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होता है। उसके बाद सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। सबसे लंबा कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल यानी सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका, इसको तंत्रिका, यही संरचना तंत्रिका कोशिका। जीवाणु का आकार 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। मनुष्य का RBC का व्यास
7 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, यहाँ तक वीडियो को देख लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, थैंक यू।